हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। नाउ माइग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कोविड पेंडेमिक के बाद में हमने डिस्कस करना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब हमने ऐसी फ़ोटोज़ आती हुई देखी कि कोई लेबर हज़ारों किलोमीटर चल के अपनी फैमिली के साथ अपनी जो ट्रॉली बैग है इस पे अपने बच्चे को बिठा के इतना सारा सामान अपने सर पे रख के अपने काम करने वाली सिटी से अपने गाँव में जब जा रहा है, तो हमने फिर बात करना स्टार्ट करा कि माइग्रेशन, लेबर माइग्रेशन क्या है और क्यों इनको इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो टॉपिक है हमारा, माइग्रेशन एक चॉइस नहीं है लेकिन एक कंपल्शन बन गया है आजकल। स्पेशली इसमें हम लेबर माइग्रेंट्स की बात करेंगे। लेबर माइग्रेंट्स एक ऐसा माइग्रेंट सेक्शन है जो अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, वहाँ पे उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि वो अपनी फैमिली को खुद को सस्टेन कर सकें, अच्छी तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज दे सकें। तो ये एक कंपल्शन बन गया है और इसी कंपल्शन के चलते लेबर माइग्रेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। आप चाहें तो इंस्टा या टेलीग्राम पे मुझसे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो माइग्रेंट लेबर्स की जो ट्रेजिक स्टोरी है, इट इज़ जस्ट कोटेड इन वन लाइन कि क्रिमिनल इनइक्वालिटी ऑफ सोशल ग्रुप with historically deprived position finding themselves in extremely disadvantaged spots even after 7 decades of independence। इंडिपेंडेंट के 70 सालों के बाद भी एक ऐसा सेक्शन है जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड था, तब उनके पास नहीं था कुछ भी, तब भी वो डिप्राइव्ड थे। उसके बाद में भी इस तरह का अभी तक सोसाइटल इनइक्वालिटी है कि आज इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी वो उसी पोजीशन पे, एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज पोजीशन पे सर्वाइव कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक इंसिडेंस हुआ था। उस इंसिडेंस के अंदर सदर्न राजस्थान के कुछ लेबर माइग्रेंट्स थे जो गुजरात में सूरत में गए हुए थे और दे वर स्लीपिंग ऑन दिस फुटपाथ और उन पे किसी ने गाड़ी चला दी थी। एंड तो वहीं से, और उससे पहले एक आजीविका ब्यूरो था, वहाँ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इन्होंने एक स्टडी करा था माइग्रेंट लेबर्स पे और स्पेसिफिकली इन्होंने सदर्न राजस्थान पे फोकस करा था। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सदर्न राजस्थान का डेटा दिखेगा कि लगभग 4 लाख माइग्रेंट्स जो हैं वो सदर्न राजस्थान के ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया से आते हैं और हर साल वो गुजरात में लाखों की संख्या में यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे वो वेज डिफरेंशियल, अनइक्वल एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़ के अंडर काम करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको ये इट इज़ जस्ट वन एग्जांपल, इट इज़ जस्ट वन स्टडी विच हैज़ बीन डन और ये बता रही है कि किस तरीके से लाखों लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माइग्रेंट होते हैं अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपनी जॉब की तलाश में, तो उनको वेजेस डिफरेंशियल्स देखने को मिलते हैं और उनको बेसिक ह्यूमन एमिनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क के आसपास में टेंट के अंदर ऐसे घर बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे वो लेबर माइग्रेंट्स रहते हैं। चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे बहुत तेज गर्मी गिर रही हो, उनका वही रेजिडेंस रहता है। तो उनके पास जो बेसिक ह्यूमन एमिनिटी होती है वो भी नहीं अवेलेबल होती है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बहुत स्पेसिफिकली बताया गया था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये वर्क और लाइवलीहुड है कंडीशंस, ये अच्छी नहीं है। स्पेशली नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर 2007 का एक स्टडी था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है अलॉन्ग विद द दलित पीपल, जो इसमें जो हमारी डाइवर्स लेबर पॉपुलेशन है इसमें सबसे मैक्सिमम पार्ट बनाती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इनका है और अर्बन सेंटर के अंदर ये मूव हो रहे हैं। तो ये क्योंकि जो स्टडी है ये पर्टिकुलरली एक थोड़ा सा ट्राइबल रिलेटेड था, तो यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है। बट ओवरऑल अगर आप एक बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़े पिक्चर के साथ देखो तो बात ये भी सही है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा लोअर स्ट्रेटा में रहता है वही नॉट बाय चॉइस बट बाय द कंपल्शन माइग्रेट करता है।
अग्रेरियन सिचुएशन सही नहीं है अराउंड द कंट्री, और उसके बाद में ये वर्स हो जाती है जब लेबर इस रीजन के जो लेबर हैं वो बॉन्डेड या चाइल्ड लेबर के अंडर आ जाते हैं। बहुत सारे इनके जो दादा परदादा, कभी किसी ने अगर कोई उधार लिया होगा तो वो आपने देखा होगा कि एक ठप्पा लगा दिया, उसके बाद में वो बॉन्डेड, अभी तो हालांकि इसको कम्प्लीटली इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट बंद कर दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी सारी जगह पे आपको दिखेगा कि पुश्तों से कुछ लोग एक पर्टिकुलर फैमिली की सेवा करते आ रहे हैं। तो वो जो सेवा करते आ रहे हैं, ये जो इंटर जनरेशनल ट्रांसफ़र और डेट है, ये अभी तक आपको चला जा रहा है। दिस साइकिल इज स्टिल अनब्रोकन। तो इवन आफ्टर मनरेगा के इंटरवेंशन के बाद तो फिर क्वेश्चन तो मतलब ये उठता है कि यार अब तो सरकार मनरेगा इसीलिए लेके आई थी कि गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को पैसे मिले, उनको कुछ दिन का काम मिले, माइग्रेशन कम हो। लेकिन मनरेगा उतना काम नहीं प्रोवाइड करता है, उतनी सैलरी नहीं प्रोवाइड करता है। उसके बाद में जो लेबर मार्केट है, इट इज दिस लेबर मार्केट सेगमेंटेशन, इट रिमेन द सोशल आइडेंटिटी बेस्ड। आपके सोशल आइडेंटिटी के हिसाब से आपको इनइक्वल वेजेस मिलते हैं और आपके वर्किंग कंडीशन तो अनहाइजेनिक रहती ही है। तो माइग्रेशन जो है ये फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड हो गया है रेदर देन अ चॉइस। इट हैज़ बीन बिकम अ कंपल्शन स्टोरी। ठीक है, मतलब मॉनेटरी चॉइस इतनी नहीं है क्योंकि उधर जाके भी उनको इनइक्वालिटी इन वेजेस को फेस करना पड़ता है। तो इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ कंपल्शन। माइग्रेशन होता क्या है, अब ये समझो कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन की कॉजेज़ क्या क्या हैं और माइग्रेशन की इम्पैक्ट क्या क्या है। माइग्रेशन क्या होता है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर आप अपने रहने वाली जगह से किसी दूसरी जगह पे इंटरनेशनली या नेशनली मूव करते हो, अगर आप मान लो कि आप बिहार में रहते हो, आप काम करने के लिए, आप स्टडी करने के लिए दिल्ली चले गए, तो आप दिल्ली में माइग्रेट बन गए। फिर आपने दिल्ली से क्या हुआ कि आप लंदन चले गए अपनी जॉब करने के लिए, तो आपने क्या हुआ, इंटरनेशनल माइग्रेशन कर लिया। तो मे बी विद इन द कंट्री और अक्रॉस द कंट्री, अगर आप कहीं पे भी अपने रेजिडेंस, अपने जो पैटर्नल रेजिडेंस है इसको छोड़ के जाते हो तो आप माइग्रेटरी बन जाते हो। 2021 का डेटा है, 2011 का डेटा है, 2021 सेंसस तो अभी आया नहीं है। तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 38% तक की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेटरी है, विच इज़ 45.6 करोड़ इन 2011, जो 2001 के कंपैरिजन में 7% बढ़ गई। 2001 में 31% ऑफ पॉपुलेशन था और 2011 में 38% ऑफ द पॉपुलेशन है। 2001 और 2011 में पॉपुलेशन 18% से इंक्रीज हुई है, वेयर इज द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स 45% से इंक्रीज हो गए हैं। 10 सालों में पॉपुलेशन 18% बढ़ी और नंबर ऑफ माइग्रेंट्स 45% बढ़ गए। हालांकि डिफरेंट रीजन है, इनमें से जनरली जो मैक्सिमम 99% माइग्रेशन है ये तो इंटरनली हुए हैं और 1% जो है ये बाहर फॉरेन के अंदर हुए हैं। तो हमारा जो माइग्रेशन सिस्टम है इसको हम जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा एरिया होता है रूरल, एक हमारा एरिया होता है अर्बन। तो ठीक है, तो आप या तो रूरल से अर्बन में जाते हो, या आप रूरल से रूरल में जाओगे, या आप अर्बन से अर्बन में जाओगे, या आप अर्बन से रूरल में जाओगे। यही 4 तरीके हैं आपके माइग्रेट करने के, मूव करने के। तो इसी बेसिस पे रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल और अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन देखा गया है। तो इसमें से भी मैक्सिमम नंबर जो है वो आपको रूरल टू रूरल का मिलेगा 21%। टोटल माइग्रेंट में से 54% माइग्रेंट 21 करोड़ जो है वो रूरल टू रूरल ही हुआ है। उसके बाद नंबर आती है रूरल से अर्बन एरिया में और फिर आती है अर्बन से अर्बन में। मतलब आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हो, दैट इज़ अर्बन टू अर्बन। रूरल टू रूरल मतलब आप एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहे हो। बहुत सारी रीज़न है इसके। बाकी एक दूसरा वे होता है क्लासीफाई करने का, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट अपने ही स्टेट में, जैसे बिहार का बिहार में, यूपी का यूपी में, राजस्थान का राजस्थान में अगर आप माइग्रेट हो रहे हो, जैसे आप मान लीजिए कि राजस्थान के जैसलमेर में रहते हो, आप जैसलमेर से उठ के आप जयपुर आ गए हो, तो वो आपका इंट्रा स्टेट है। वेरेज अगर आप मान लो जैसलमेर में रहते थे, अभी आप दिल्ली में आ गए हो या फिर आप पंजाब लुधियाना चले गए हो, तो वो इंटर स्टेट है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंट्रा स्टेट मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा था, 88% माइग्रेंट्स इसी के अंडर फॉल होते थे। इंटर स्टेट माइग्रेंट जो है वो थोड़ा कम था, मतलब इन बिटवीन 2 स्टेट कम था। और इंटर स्टेट के अंदर भी अगर आप डेटा देखो तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे स्टेट है जहाँ से लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्री निकले हैं।
मतलब दे आर द इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। यूपी एंड बिहार के मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर माइग्रेंट के हिसाब से दूसरे स्टेट में गए हैं, इंटर माइग्रेंट का मैक्सिमम पोर्शन बनाते हैं। फिर इस महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स आए हैं। ओके, सो ये पूरा एक डेटा देके रखा है आपको। इसमें दिखेगा कि स्पेशली जो बिहार है, आप बिहार का डेटा देखो, यहाँ पे बिहार का डेटा देखो, एंड देन लुक एट द डेटा ऑफ दिल्ली, लुक एट द डेटा ऑफ महाराष्ट्र, लुक एट द डेटा ऑफ यूपी। इन सब का डेटा आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। बाकी आपको गुजरात का थोड़ा सा डेटा दिखेगा, देन वी हैव दी हरियाणा। तो इस तरीके से यहाँ पे राजस्थान का थोड़ा सा डेटा दिखेगा। लेकिन इन स्टेट बिहार हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया और हमारी दिल्ली हो गई, ये 4 स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेशन हुआ है। और इस इन एंड आउट देखो, नेट माइग्रेशन, इन का मतलब क्या हुआ है कि लोग आपके स्टेट के अंदर आए हैं, इनपुट हो रहा है, उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा लोग गुजरात में गए हैं, इसके अलावा लोग हरियाणा में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नेट आउट माइग्रेशन देखो कि लोग अपने स्टेट से बाहर गए हैं निकल के जॉब के लिए, तो उसमें बिहार नंबर 1 पे आता है, यूपी नंबर 1 पे आता है, इसके अलावा राजस्थान हो गया है। तो ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ से लेबर माइग्रेंट जा रही हैं। रीजंस क्या होते हैं? जनरली माइग्रेशन के 2 रीज़न होते हैं, पुश रीजंस एंड पुल फैक्टर्स। पुश का मतलब क्या होता है कि आप जिस एरिया में रह रही हो, आपको वहाँ से धक्का मार के निकाला जा रहा है। अभी वर्चुअली आपको कोई देखो, लिटरली आपको कोई धक्का मार के नहीं निकालेगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उस एरिया में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपको वहाँ से जाना पड़ रहा है। दूसरा होता है पुल फैक्टर, जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, वहाँ पे आपको अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, तो उनको बोलते हैं पुल, जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। पुश के अंदर आता है कि आपका इनएडिक्वेट एजुकेशन सिस्टम है। लोग जनरली बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर आ जाते हैं, हॉस्पिटल के लिए बाहर आते हैं, सोशल सिक्योरिटी के लिए बाहर आते हैं। वेयर इज पुल फैक्टर में क्या आएगा डेस्टिनेशन में कि स्टेबल पॉपुलेशन है, हमारी वेलफेयर अप्रोच होती है, बढ़िया आपको एजुकेशन, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटी मिलेगी। पुश फैक्टर जो एरिया ऑफ ओरिजिन है, वहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, बहुत गरीबी है, कंजप्शन अच्छा नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, वेजेस आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो इन सब एरिया से परेशान होकर आप अट्रैक्ट होते हो पुल फैक्टर की तरफ, जिसमें लगता है कि अरे यहाँ तो लेबर की डिमांड है, यहाँ जाएंगे नौकरी लगी जाएगी, वेजेस पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा सुधर जाएगा। पॉलिटिकल फैक्टर में आता है, जैसे कि हमारा सीरिया एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे पॉलिटिकल, या फिर आप ऐसे बोलो कि वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे लोग सीरिया में मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, बैड गवर्नेंस थी, तो पॉलिटिकल अपील था। ये सारे रीज़न होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर कि वहाँ पे लोग रहना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इतनी लड़ाई दंगे हो रहे हैं। पुल फैक्टर इसमें डेस्टिनेशन का होता है कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि बढ़िया डेमोक्रेसी है, किसी तरह का दंगा नहीं है, सबको इक्वल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन है, तो ये आपको अट्रैक्ट करता है। इकोलॉजिकल फैक्टर में भी आता है, जैसे स्मॉल आइलैंडिक नेशंस जो हैं वो क्लाइमेट चेंज में जो सी लेवल राइज हो रहा है, इसकी वजह से उनके आइलैंड्स डूब रहे हैं, तो वो क्लाइमेट माइग्रेंट्री है। या फिर हमारे कोस्टल एरिया के आसपास, जैसे बांग्लादेश के कोस्टल रोहिंग्याज, मान लो रोहिंग्याज तो पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से आए हैं। तो और इकोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो जाएगा कि डेजर्टिफिकेशन की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। जैसे राजस्थान के काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है इरिगेशन के लिए, तो वो लोग वहाँ से हट के अपने कहीं पे भी हमको नौकरी मिल जाए कुछ भी इस एरिया में, वो जनरली ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो या उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। बाकी माइग्रेंट्री फ्लो एंड माइग्रेंट्री स्टॉक भी होता है। नाउ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 70% तक तो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ही था, और उसमें रीज़न क्या था? शादी या फिर आपकी फैमिली शिफ्ट हो रही है। शादी में स्पेशली फीमेल ऐसी थी जो माइग्रेंट हो रही थी एक जगह से दूसरे जगह। शादियां जनरली अभी भी हमारी इंट्रा स्टेट ही होती हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव में शादी हो रही थी, तो इसमें जो लड़की है वो माइग्रेट कर रही थी, और बाकी 50% जो मेल है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट हो रहे थे, और सिर्फ 5% फीमेल इंटर स्टेट माइग्रेंट हो रही थी। अब देखो अभी भी जैसे गाँव में से अगर कोई बाहर जाता है काम करने के लिए, तो उनमें से मेल होते हैं,
पीछे बचती है वुमेन, और ये वुमेन देखती है कि जो भी खेती है, फैमिली है या फिर हमारी लाइफ स्टॉक है, उनके बारे में देख रेख करती है। तो मेल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इंटर स्टेट में और फीमेल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इंट्रा स्टेट में। रीज़न ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट में शादी की वजह से आप एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहे हो। इंटर स्टेट में मेल का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम के लिए जा रहे हैं। नाउ ये कुछ रीज़न है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन के, विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट में क्या रीज़न है माइग्रेट करने के। इसमें आपको दिखेगा मेल, फीमेल एंड पर्सन में दिया है। आप देखो इस पे पहले ब्लू वाले पे देखो, ब्लू वाले में मेल जो है इनका इतना ज़्यादा नहीं है रीज़न, लेकिन इंट्रा स्टेट में ये देखो एजुकेशन सबसे ज़्यादा रीज़न है, और या फिर आप किसी दूसरे काम से मूव कर रहे हो। फीमेल वाले में देखो मैरिज ग्रे एरिया है, ये ग्रे आपको 68% दिख रहा है। 68% ऑफ द फीमेल इंट्रा स्टेट में माइग्रेट हो रही है शादी की वजह से, और बाकी 15% एजुकेशन की वजह से और 2% काम की वजह से। तो ये इनका डेटा है। इंटर स्टेट माइग्रेशन में देखोगे क्या पता चलेगा कि आप देखो यहाँ पे मेल, पहले मेल के बारे में देखो, ब्लू वर्क है। 50% ऑफ जो मेल हैं वो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों? काम के सिलसिले में। और बाकी 28% मेल जो है वो अपनी फैमिली के साथ मूव हो जाते हैं, अगर फैमिली मूव हो रही है तो। फीमेल्स में देखो, फीमेल्स में अभी भी 54% तक जो एरिया जो फीमेल हैं वो शादी की वजह से माइग्रेट हो रही है। सिर्फ 5% काम की वजह से होती है, बाकी 29% तो फैमिली के साथ मूव हो जाते हैं। तो ये रीज़न है। आप देखो, या तो वर्क रीज़न है अगर मेल के बारे में आएगा, और अगर मैरिज रीज़न है अगर फीमेल के बारे में आता है तो इनसे क्या इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ में क्या आ जाएगा कि जो पर्सन माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में आते हैं, सडनली आते ही उनके पास पूरी लैविश फैसिलिटी नहीं होती है कि आपको आते ही घर मिल जाएगा, आपको आते ही ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो दे हैव टू लिव इन द गेटोज़, और वी कॉल इट द स्लम्स ऑल्सो, जहाँ पे कोई भी बेसिक हाइजीनिक फैसिलिटी नहीं होती, एमिनिटी नहीं होती, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, सेफ हाउसेज नहीं होते हैं। इसके साथ ही में आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा, मतलब हर सिटी में ये होता है कि एक मार्केट होता है जहाँ पे ये माइग्रेंट्री लेबर खड़े रहते हैं कि लोग आएंगे जिनको जो काम होगा उसके लिए लेके चले जाएंगे। सो दे वेट एट सच पब्लिक प्लेसेस और मार्केट कि उनको एज ए मैनुअल लेबर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाए। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी बहुत वनरेबल होते हैं। दे इंक्लूड इसमें जैसे कि फिजिकल असोल्ट करते हैं, लोग मारते हैं, उनसे ओवर टाइम करवाते हैं, ओवर टाइम का पैसा नहीं देते हैं, और जिनको चीप लेबर चाहिए होती है उनको वो कमोडिटी ऑफ सर्विसेज भी वैसे नहीं मिलती हैं, क्योंकि जनरली ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट की तरह पोर्ट्रे करे जाते हैं और उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जनरली आपने देखा होगा माइग्रेंट्री एरिया जनरली जहाँ पे होते हैं वहाँ पे लोग निकलने से डरते हैं, या फिर वहाँ पे अगर किसी घर के पास में इस तरह का कोई माइग्रेंट्री एरिया डेवलप हो जाए जहाँ पे लेबर अपना रहना स्टार्ट कर दे, तो लोग वहाँ पे शिकायत करने लग जाते हैं कि अभी हमें सेफ फील नहीं हो रहा है, कोई चोरी चकाटी ना हो जाए। तो इस तरह का भी इनको फेस करना पड़ता है, और ऐसे में उनका एक रूटीनली पिक्चर हो जाता है कि इनको क्राइम इन्फेस्टेड बोल देते हैं कि यहाँ पे क्राइम जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे फिर लॉ इन्फोर्समेंट वाली अथॉरिटीज़ होती है। कुछ भी गलत हुआ, कोई भी चोरी हुई, किसी भी तरह का कुछ लूटपाट हुआ, एक बार इनको जरूर पूछताछ करी जाती है। इसके साथ ही क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, जब तक काम है तब तक रखा, तो इनका एक अनस्टेबल नेचर होता है, ये कभी भी निकाल दिए जाते हैं। फ्रीक्वेंटली इनको इलीगल रेजिडेंट कर देते हैं। जैसे कोविड में अभी क्या हुआ, क्योंकि ये क्या थे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर थे, तो जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन लगाया, काम बंद हुआ, इनको नौकरी से निकाल दिया। नाउ है दे हैव नथिंग टू अर्न, दे हैव नथिंग सेविंग, और इनकी सैलरी इतनी नहीं होती है कि ये बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकें। क्या ये हैंड टू माउथ वाली अर्निंग पे ही रिलाई करते हैं। इनको जो एज ए क्रिमिनल पोर्ट्रे करा जाता है बहुत बार, तो जिसे हम बोलते हैं सोशल स्कैम्स हो गए हैं, या फिर कोई फेक न्यूज़ फैला के भी इन पे अटैक कर दिया जाता है, किसी दूसरे का ब्लेम इनके ब्लेम के सर पे डाल के भी अटैक कर दिया जाता है। जो फेक मैसेजेस होते हैं, इसमें लेबर्स को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया था नॉर्थ ईस्ट बेंगलोर में। बाकी जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं वो भी मास माइग्रेशन ट्रिगर करते हैं। फिर जब वो कहीं पे जाएंगे, देखो जैसे मैंने आपको स्मॉल आइलैंडिक कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया कि सी लेवल राइज की वजह से इन पे पानी का स्तर बढ़ रहा है, और यहाँ से लोगों को जो मेनलैंड कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ है वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा किसी दूसरी कंट्री में। नाउ दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि लोगों को अपनी कंट्री ही छोड़ के जानी पड़ रही है। ऐसे में अगर किसी भी क्लाइमेटिक इवेंट की वजह से, मान लो डेजर्टिफिकेशन की वजह से या फिर साइक्लोनिक इवेंट की वजह से
अगर वो अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह जाते हैं तो बहुत बार ऐसे में उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी उनका मटेरियल होता है, वो पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो खो जाते हैं या कहीं पे चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं रख पाते हैं और फिर आगे चल के उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने में भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये है, फिर इनको लेक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट भी नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा इशू है कि हमारी जो स्कीम्स हैं वो पोर्टेबल नहीं है। जैसे पीडी से आपका राशन कार्ड बनता है तो आपका राशन कार्ड आपके एरिया में ही चलेगा। अगर आप माइग्रेंट्री होगी दूसरे स्टेट में आ गए तो वहाँ पे आपका राशन कार्ड नहीं चलेगा और आपको सामान नहीं मिलेगा। तो एक तो ये सबसे बड़ा इशू है कि इंटर स्टेट माइग्रेटरी जो होते हैं उनको पीडीएस की सर्विसेज नहीं मिल पाती है, जिन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या करें? तो ऐसे में सबसे पहली तो बात है कि एक पब्लिक परसेप्शन है कि पब्लिक फंड जो है दैट आर ओनली फॉर द लेजिटिमेट रेजिडेंट्स। जनरली हर वार्ड में जो लोकल एरिया में जो इलेक्शन होता है वो भी जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वहीं की उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। जो माइग्रेंट्री लेबर्स आते हैं उनके कंसर्न को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म अवेयरनेस कैंपेन वी कैन वर्क ऑन लिटरेसी कैंपेन चला सकते हैं। जैसे केरला का एक छांगती कैंपेन चलाया गया था, वो गवर्नमेंट का एज ए मॉडल यूज़ करा जा सकता है कि माइग्रेंट्री पॉपुलेशन को भी लिटरेसी दी जाए, इनके बच्चों को, इनकी वुमेन को लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। हर मेजर सिटी के अंदर एक स्पेसिफिक बजट होता है माइग्रेंट्री पॉपुलेशन के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव टू लुक एट द डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज होते हैं और उसमें क्या फंड एलोकेट करना है उसके हिसाब से उनको फंड भी एलोकेट करा जाए। स्मार्ट सिटी कैंपेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिटी, देखो सिटीज़ जो हैं बहुत सारी बनती हुई माइग्रेंट के लेवल पे है। हमारे यहाँ पे जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर अगर आप मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ब्लू कॉलर पॉपुलेशन है, ऑफिसेज में काम करते हैं या फिर कहीं ना कहीं दे आर वर्किंग, देन दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। अगर दिल्ली में से सारे माइग्रेंट्स को निकाल दिया जाए तो कौन कंस्ट्रक्शन का काम करेगा? और ये जिन कामों के लिए हम उनको हायर करते हैं, जिन कामों के लिए हम उनको क्रिमिनल तक बोल देते हैं, वो कौन करेगा? ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्मार्ट सिटी कैंपेन करते हैं तो एक अफोर्डेबल और सेफ हाउसिंग माइग्रेंट्स के लिए भी रखें। इसके साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को थोड़ी सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी और उनको वनरेबल सेक्शंस के प्रति इस चीज़ में ना खुद में अपने पूरे डिपार्टमेंट में बल्कि बाहर के लोगों में भी इस चीज़ में सेंसिटाइज करवाना होगा कि दे आर एज ह्यूमन एज यू आर, दे हैव इक्वल राइट्स एज मच एज यू हैव। सो दिस वाज अबाउट द माइग्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। यू शुड नो कि माइग्रेशन क्या है, कैसे इसको पूरा कवर करना है। एंड इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।